हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमें क्रॉप्स क्यों चाहिए। हमें आखिर क्रॉप्स क्यों चाहिए। देखो, हम सभी को फूड की आवश्यकता है, ज़रूरी है। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए हम फूड को कैसे प्रोवाइड करें, है ना। देखो, इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें चाहिए कि फूड का प्रोडक्शन रेगुलर हो, प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स, है ना, गुड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए खेती मतलब एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है। अभी एग्रीकल्चर क्या होती है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? It is the science and practice of growing plants, मतलब crops, rearing animals, producing food on a large scale। देखो, एग्रीकल्चर साइंस है और क्रॉप्स को ग्रो करने का या फिर रियरिंग एनिमल्स एनिमल्स को पालना पोसना या फिर फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना, यही कहलाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब सिंपल समझे तो फार्मिंग। एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग। अब देखो, एग्रीकल्चर का हिस्ट्री क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। बिफोर 10,000 BCE पीपल वर नोबैडिक, मीनिंग मतलब पीपल घुमंतु थे। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते थे। वो फूड और शेल्टर के लिए सर्च करते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो खट्टे फल वो कच्चे फल और वेजिटेबल्स खाते थे। और वो जानवरों को हंट भी करते थे, शिकार भी करते थे वो जानवरों का। बाद में लेटर ह्यूमंस लर्न टू बाद में ह्यूमंस ने सीखा लैंड को कल्टीवेट करना, है ना, ग्रो राइस एंड व्हीट इटीसी, है ना, राइस को कैसे ग्रो करते हैं, चावल को, गेहूं को, ये सब। और यहाँ से एग्रीकल्चर की जन्म हुई। मतलब बिफोर 10,000 BCE जो लोग थे वो घुमंतु थे। वो खाना के लिए, शेल्टर के लिए सर्च करते रहते थे। वो कच्चे फल, कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। बाद में ह्यूमंस ने सीखा लैंड को कल्टीवेट करना, फिर राइस को कैसे ग्रो करते हैं, व्हीट को कैसे ग्रो करते हैं, ये सब। और यहाँ से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो हाँ, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहली बात ये है कि क्रॉप आखिर होती क्या है। क्रॉप हम किसे कहेंगे? बहुत ही अच्छी सवाल है ये। चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहला है कि क्रॉप आखिर होती क्या है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फिर क्रॉप का प्रोडक्शन होने के बाद उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो जब एक ही तरह के पौधे, है ना, जब एक ही तरह के पौधे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन, मतलब जब एक ही तरह के पौधे उगाए जाते हैं एक जगह पर बड़े पैमाने पर। देखो, बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पे उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्रॉप। जैसे कि क्या आप घास का क्रॉप कह सकते हैं? घास, ग्रास का? नहीं, नहीं, नहीं। ग्रास का हम क्रॉप कैसे कह सकते हैं? ये कोई ग्रास क्रॉप थोड़े ना है। हुँ? ये तो वीड्स हैं। वीड्स क्या होते हैं आपको बाद में पता चलेगा। देखो, जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्रॉप। When plants of the same kind are grown at one place on a large scale, it is called a crop। जैसे कि wheat crop। wheat crop का मतलब है कि केवल wheat का प्लांट, है ना, फील्ड में उगाए गए हैं। राइस क्रॉप का मतलब है कि केवल राइस प्लांट, है ना, उगाए गए हैं फील्ड में। अब क्रॉप्स के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स सीरियल्स हो सकते हैं, मतलब व्हीट और राइस। क्रॉप्स वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जैसे कि पोटैटो और टोमेटो।
फ्रूट्स भी हो सकते हैं मैंगो या फिर एप्पल। पल्सेस भी हो सकते हैं ग्राम और पी। समझ रहे हैं ना? देखो ये फ्रूट्स में क्या आ जाएंगे, मैंगो, पीपल, सॉरी एप्पल। पल्सेस में क्या आ जाएंगे, ग्राम, पी। वेजिटेबल्स में क्या क्या आ जाएंगे, पोटैटो, टोमेटो। और सीरियल्स में व्हीट और राइस। क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स। क्रॉप्स जो है ये अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इसीलिए जो क्लाइमेट है ना वो रीजन टू रीजन चेंज होते रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ये सब डिफर करते हैं, है ना? देयरफॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। इसीलिए अलग अलग तरह के क्रॉप को अलग अलग तरह के सीजन में उगाए जाते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं? इंडिया हैज मेनली टू ब्रॉड क्रॉप सीजन्स, है ना? एक होता है खरीफ क्रॉप्स, फिर एक होता है रबी क्रॉप्स। इंडिया में है ना ज्यादातर दो क्रॉप सीजन्स है, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं? ऐसे क्रॉप जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और इंडिया में जनरली जून से सितंबर तक रेनी सीजन होती है। तो अब इसको याद कैसे रखें? देखो आप याद रखो जे एस के। क्या? जे एस के। जे से जून, एस से सितंबर और के से खरीफ, मतलब जून सितंबर खरीफ। देखो इंडिया में रेनी सीजन इंडिया में रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर तक होती है ना? तो जे एस के मतलब जून सितंबर खरीफ। ठीक है, रबी क्रॉप्स को कैसे याद रखें? ऐसे क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं रबी क्रॉप्स। जैसे कि इसको कैसे याद रखना है? जनरली इंडिया में अक्टूबर से मार्च तक विंटर सीजन होती है। तो इसको याद रख लो, ओ एम आर। आपको पता होगा ओ एम आर शीट, है ना? अरे किसको नहीं पता होता है ओ एम आर शीट? तो ओ से अक्टूबर, एम से मार्च और आर से रबी। चलो बताओ खरीफ क्रॉप्स को कैसे याद रखें? जे एस के। रबी क्रॉप्स को ओ एम आर। ठीक है। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स रेनी सीजन देखो जून से सितंबर तक होती है। दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, इसको बहुत सारा पानी चाहिए। अरे रेनी सीजन है मतलब बारिश वाला मौसम, तो इसको पानी चाहिए ना। जैसे कि क्रॉप का नेम पैडी, है ना? एग्जाम्पल जैसे राइस। मेज मतलब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्न, है ना? क्रॉप का नेम सोयाबीन, ऑयल क्रॉप। ग्राउंडनट, पीनट। कॉटन, फाइबर क्रॉप, है ना? देखो ऐसे क्रॉप जिनको ज्यादा पानी चाहिए, है ना? जिनको ज्यादा पानी चाहिए वो हो जाएंगे खरीफ क्रॉप। जैसे कि जैसे कि जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट ही लेना। इसको आपको रट ही लेना है ना? तो इनको बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होती है। अब आते हैं विंटर सीजन। अच्छा बताओ तो विंटर सीजन मतलब, हाँ यहाँ पे कौन से हो जाएंगे क्रॉप, रबी की खरीफ? बहुत अच्छा, रबी क्रॉप। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखे? ओ एम आर, अक्टूबर टू मार्च रबी। और इनको है ना इन इस तरह के क्रॉप्स को कूल मतलब ठंडा वेदर चाहिए होता है। जैसे कि क्रॉप जैसे कि वेट, है ना? ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। इसको भी रट लेना, इसको भी याद ही कर लेना एकदम। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि है समर क्रॉप्स, इसको कहते हैं हम जायद क्रॉप्स। क्या? जायद क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जो कि गर्मियों में उगाए जाते हैं। हम्म जो कि गर्मियों में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं जायद क्रॉप्स। देखो फीचर सीजन, तो अगर सीजन रैनी है तो खरीफ क्रॉप, विंटर है तो रबी क्रॉप। टाइम जून से सितंबर खरीफ क्रॉप के लिए, अक्टूबर से मार्च रबी क्रॉप के लिए। अच्छा वाटर खरीफ क्रॉप के लिए ज्यादा चाहिए होती है और रबी क्रॉप के लिए मॉडरेट। एग्जांपल्स खरीफ क्रॉप का पैडी और मैज, और व्हीट और ग्राम रबी क्रॉप का। चलो बताओ चलो बताओ कि व्हीट और ग्राम किसका एग्जाम्पल है? व्हीट और ग्राम किसका एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप का कि रबी क्रॉप का? वेरी गुड, रबी क्रॉप का है। समझ में आया?
अच्छा, अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग। क्रॉप जब सेमी प्लांट्स उगाए जाते हैं एक साथ, है ना। खरीफ रैनी सीजन क्रॉप्स, रबी विंटर सीजन क्रॉप्स। ऐसे इसको जे एस के से याद रखोगे और इसको ओ एम आर से याद रखोगे। तो ये हो गया, है ना। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। बताओ, क्रॉप्स ग्रोन इन रैनी सीजन आर कॉल्ड। जो क्रॉप्स रैनी सीजन में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। व्हाट इज अ सॉरी व्हीट इज अ। व्हीट क्या है? खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है कि समर क्रॉप है कि फ्रूट क्रॉप है? अरे भाई, रबी क्रॉप है, सिंपल है ना। पैडी को उगाया जाता है विंटर में, रेनी सीजन में, ऑटम में या फिर स्प्रिंग में? इजी सवाल है, रेनी सीजन। क्रॉप मतलब क्या होता है? डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन टुगेदर? नहीं, सेम प्लांट्स ग्रोन एट वन प्लेस। एक ही तरह के पौधे एक जगह पे उगाए जाते हैं, वो हो गया क्रॉप। अब ये वाला सवाल कर लेते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड टू ग्रो क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस फूड, है ना। लेकिन क्रॉप क्या है? इसको 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 याद ही रख लो, इसको रख ही लो, है ना। क्रॉप का डेफिनेशन याद ही कर लो। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। पता है इसको कैसे याद रखना है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ये वाला लाइन याद रखो, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, है ना। फिर आर ग्रोन एट वन प्लेस, इसको तोड़ तोड़ के याद रखो। When plants of the same kind are grown at one place. When plants of the same kind are grown at one place on a large scale. On a large scale. ये तो सबको ही को याद होता है ना, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप, है ना। लास्ट का तो याद ही होता है। देखो, when plants of the same kind are grown at one place on a large scale, it is called a crop. आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। डिफाइन क्रॉप्स विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ क्रॉप, खरीफ क्रॉप को डिफाइन करो। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन, है ना, सितंबर, जून से सितंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पैडी, मैज, कॉटन। लेकिन एग्जाम्पल के साथ रबी क्रॉप्स को डिफाइन करना है। तो रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में उगाया जाता है। बताओ, बताओ कैसे याद रखेंगे? ओ एम आर, वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हमने क्रॉप के बारे में पढ़ लिया है ना। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप कितने तरह के होते हैं, क्रॉप के एग्जाम्पल्स जैसे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना इसके अलावा। तो अब आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है ना। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऐसे कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस हैं? तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है ना, जो जो काम किया जाता है उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए फार्मर्स परफॉर्म सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स। फार्मर्स जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। इसका मतलब क्या है? मीनिंग गेटिंग सॉइल रेडी फॉर सीड्स, है ना। वो सॉइल को रेडी करते हैं सीड्स के लिए। क्या मतलब? देखो, मान लो ये बंजर जमीन है, ऐसी जमीन है ना, और सीड्स को सीधा ऐसे फेंक देंगे तो ऊपर ऊपर रहेगा ना ये सीड्स। ये तो जमीन के अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन हाँ, क्रॉप सॉरी सॉइल को हम प्रिपेयर करेंगे, इसका मतलब हम सॉइल को है ना खुरदुरा करेंगे, हल्का करेंगे सॉइल्स को। अब जब हम सीड्स को इसमें डालेंगे तो ये जो सीड्स है ये जमीन के अंदर चली जाएगी, मिट्टी के अंदर चली जाएगी, तब ना वो उग पाएगा। आपको समझ में आ रही होगी। फिर दूसरा स्टेप है सोइंग, मतलब सोइल में सीड्स को डालना। देखो, ये हमने मिट्टी को तैयार किया, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। फिर हम बीज को डालेंगे सोइल के अंदर, तो वो हो जाएगा सोइंग। फिर इरिगेशन। देखो, इससे पहले एक और आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। हम खाद डालते हैं, खाद और उर्वरक। तो यहाँ पे ये भी डाल लेना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग, रुक जाओ थोड़ा, इसको 4 नंबर बना लो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, और यहाँ पे तीसरा नंबर में लिख लो एडिंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है।
फिर चौथा स्टेप क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटर को सप्लाई करना। फिर पांचवा स्टेप है, अब देखो हम कुछ ऐसा कर दिए, मिट्टी को तैयार कर दिए, बीज डाल दिए मतलब सोविंग, फिर हमने खाद डाल दिया मतलब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर हम पानी पटाएंगे, है ना, ये हो गया इरिगेशन। फिर अब जब पानी पटाएंगे तो कुछ घास फूस उग जाएंगे ना, ऐसे प्लांट्स भी उग जाएंगे जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो उसको हम हटाएंगे, है ना, मतलब वीड्स, उसे वीड्स कहते हैं। तो वीड्स से हमको प्रोटेक्ट करना है क्रॉप को। फिर हम जब ये क्रॉप है ये पक जाएंगे तो फिर हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, है ना, मतलब मैच्योर क्रॉप को कट कर देना और फिर स्टोरेज करना, है ना। फिर हम उन अनाज को, है ना, सेफली रखेंगे। आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये जितने भी स्टेप्स है ना, ये 7 स्टेप्स है, यहाँ पे तीसरा ऐड कर लेना है ना, इन सभी को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो रिमेंबर लाइन, इसको सोइल, फिर सीड, फिर फूड, फिर वाटर, फिर वीड कंट्रोल, फिर हार्वेस्ट, फिर स्टोर। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ये पहला स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल मीन्स मेकिंग द सोइल लूज एंड रेडी बिफोर सोइंग सीड्स। देखो सोइल को प्रिपेयर करना मतलब सोइल को लूज करना और सीड्स को बोने के लिए सोइल को रेडी करना, और ये पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फार्मिंग में। अरे भाई जब तुम सोइल को तैयार ही नहीं करोगे, वो बंजर रहेगा ना, वो बहुत ही, तो उसको कैसे तुम अ, बीज को सो कर पाओगे, है ना, बीज को बो पाओगे। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये है। फिर फार्मर्स लूजन एंड टर्न द सॉइल। अच्छा फार्मर क्यों क्यों सॉइल को टर्न या फिर लूज करते हैं, ताकि रूट्स कैन ग्रो डीपर, ताकि जो रूट्स है वो और नीचे चला जाए, है ना। लूज सॉइल अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट इजीली। तो जो लूज सॉइल है, मान लो ये सॉइल है जो कि लूज सॉइल है, अब यहाँ पे बीज अंदर जाएंगे, है ना, फिर यहाँ से इसके जो रूट्स है ना ये और भी नीचे चले जाएंगे ना, जब ये और भी लूज सॉइल होगा, फिर ये मतलब बड़ा होगा। समझ में आ रही है ना। फिर रूट्स कैन ब्रीद, मतलब ये इसको भी तो सांस लेना होता है, तो सोइल के पास एयर स्पेसेस होता है। जब जब हम ये मान लो ये सॉइल है जो कि लूजेंट सॉइल है, अब यहाँ पे कुछ एयर भी तो आ जाएंगे ना। समझ में आ रही है। और फिर रूट्स को ऑक्सीजन भी तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। समझ में आ रही होगी। फिर सोइल को प्रिपेयर क्यों किया जाता है, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स ग्रो बेटर, जिससे कि अर्थवर्म्स मतलब केचुआ और माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव ग्रो बेटर मतलब अच्छे से वो और भी ग्रो कर पाए। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि बताओ फार्मर्स के फ्रेंड कौन होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कौन है, फार्मर्स के फ्रेंड कौन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, तो लिख लेना अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स और फिर अर्थवर्म्स और फिर माइक्रोब्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना इसको, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसको भी याद रख लेना। अच्छा क्यों, क्योंकि वो लूज एंड सोइल नेचुरली, क्योंकि ये फिर से है ना सोइल को लूज करेंगे, है ना, ये और मतलब मिट्टी को और भी खुरदुरा बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ह्यूमस डालते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। समझ में आ रही है, ये ह्यूमस भी डालते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। देखो हमने हमने मिट्टी को क्या किया, मिट्टी को तैयार किया, लूजन किया, लेकिन ये जो अर्थवर्म्स है और माइक्रोब्स है ये फिर से मिट्टी को और भी लूज करते हैं और ह्यूमस डालते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। फिर चौथा है न्यूट्रिएंट्स कम टू द टॉप लेयर, और फिर जब ऐसा करेंगे तो ये जो सॉइल है इसके नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर के लेयर में आ जाएंगे ना। तो ओनली द टॉप फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सोइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, है ना। टर्निंग सोइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सोइल अपवर्ड। देखो सोइल को टर्न करना लाता है ना, न्यूट्रिएंट रिच सोइल को ऊपर, मतलब ऐसा सोइल जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट है इसको ऊपर ला देगा, इसीलिए प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इजीली, है ना। तो देखो हमने सॉइल को लूज किया, है ना, टर्न किया, उसे कहते हैं टर्निंग, सॉरी उसे कहते हैं, रुको, यहाँ पे टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल
सॉइल को टर्न या फिर लूज करना, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिलिंग या फिर प्लॉविंग। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को टर्न करना या फिर लूज करना वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है टिलिंग या फिर प्लॉविंग। टिलिंग या फिर अरे सॉरी टिलिंग या फिर अरे रुक जा, वो कहलाता है टिलिंग या फिर प्लॉविंग। टिलिंग या फिर प्लॉविंग। हाँ, यहाँ पे देखो टिलिंग या फिर प्लॉविंग। इट इज डन यूजिंग अ प्लॉ। और देखो मिट्टी को तुम कैसे खुरदुरा बनाओगे? अरे मतलब प्लॉ के इस्तेमाल से ना, हल के इस्तेमाल से। समझ में आ रही है? तो सोइल में फॉर्म बिग लम्प्स कॉल्ड क्रम्स। और सोइल जो है ना, ये बड़े बड़े लम्प्स बना सकते हैं जिससे क्रम्स कहते हैं। मतलब ढेर, मिट्टी का ढेर जो है ना, उसे ढेला कहते हैं। हाँ, मतलब वो क्रम्स होता है। इसीलिए फार्मर्स को है ना उस तरह के क्रम्स को तोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। फिर व्हाट हैपेंस आफ्टर प्लॉविंग, और जब प्लॉविंग कर लेंगे उसके बाद क्या होगा? देखो ये प्लॉविंग हो गया इसका, इसके बाद क्या करेंगे? लेवलिंग, है ना। मतलब देखो लेवलिंग इसलिए करेंगे ताकि जब हम इरिगेशन करें तो जो वाटर है ना, जब हम इरिगेशन करें तो जो वाटर है वो हाँ, वो एक समान सब तरफ पहुंचे। वो एक समान सब तरफ पहुंचे। तो प्लॉविंग के बाद लेवलिंग किया जाता है, क्योंकि हेल्प्स इन प्रॉपर सोइंग, है ना। ये मतलब सोइंग में प्रॉपर हेल्प करता है। फिर मतलब प्रॉपर सोइंग में हेल्प करता है। फिर वाटर जो है ना, इरिगेशन के समय इवनली स्प्रेड होता है। और फील्ड को लेवल करने के लिए एक टूल इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है लेवलर। फिर एडिंग मैन्योर बिफोर टिलिंग, या फिर हम टिलिंग करने से पहले मैन्योर भी डाल सकते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज मिक्स्ड बिफोर प्लॉविंग बिकॉज इट मिक्स्ड प्रॉपरली विद सॉइल मेक सॉइल मोर फर्टाइल। देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी प्लॉविंग से पहले हम मैन्योर को डाल देते हैं, क्योंकि जब हम मैन्योर को डाल देंगे ना तो सोइल में वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और वो सोइल को और भी फर्टाइल बना देगा। तो अब आते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, है ना, औजार जो कि फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सीड्स को सो करने से पहले फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं टूल्स, जैसे कि मतलब किस लिए? सोइल क्लम्प्स को तोड़ने के लिए, सोइल को लूज करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और फिर ये लेबर भी बचाता है। मेन टूल्स कौन कौन से? प्लॉ, होय, कल्टीवेटर। प्लॉ, होय, कल्टीवेटर। प्लॉ मतलब हल, होय मतलब कुदाल, है ना, कुदाली ऐसे ही, और कल्टीवेटर मतलब तो जानते हो जो कि आजकल इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जो कि है प्लॉ। प्लॉ का क्या यूज है? ये सोइल को, है ना, उलट पलट करता है। फिर ये फर्टिलाइजर्स भी डालता है। फिर ये वीड्स को भी रिमूव करता है और सोइल को भी टर्न करता है। तो इसके पार्ट है प्लॉशेयर जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है। फिर प्लॉ शाफ्ट जो कि लॉन्ग वुडन लॉग होता है। फिर हैंडल जो कि फार्मर, है ना, हेल्प्स फार्मर कंट्रोल प्लॉ, जो कि प्लॉ को कंट्रोल करने में फार्मर को हेल्प मिलती है। फिर बीम जो कि बुल स्नेक पे अटैच होता है। देखो ऐसा कुछ, ये देख रहे हो ना, ये देखो प्लॉशेयर कौन है? स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। यहाँ पे बताओ कौन सा है ये वाला? इसे कहेंगे प्लॉशेयर, जो कि इसे कहेंगे प्लॉशेयर। और फिर प्लॉ शाफ्ट किसे कहेंगे? लॉन्ग वुडन लॉग। यहाँ पे ये जो लॉन्ग वुडन लॉग इसे कहेंगे, ये जो है ना, ये जो वो है। फिर हैंडल जो कि प्लॉ को कंट्रोल करने के लिए फार्मर को हेल्प मिलती है, ये इसे कहेंगे हैंडल। और फिर बीम जो कि बुल स्नेक पे अटैच होता है, जो कि ये वाला है ना। तो अब देखो प्लॉ को कौन कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये बुल्स कर सकते हैं, हॉर्सेस, कैमल्स, है ना। एक फार्मर और दो बुल्स इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। देखो पहले के जो प्लॉ होते थे ना वो वुडन होते थे, लेकिन अब के जो प्लॉ है वो आयरन के होते हैं, है ना। आयरन के प्लॉज मतलब कॉमन आ गए। फिर अब देखो हो मतलब कुदाल,
वो एक सिंपल टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। जैसे घास फूस है तो इसको उखाड़ने के लिए, फिर सोइल को लूज करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग रोड या फिर वुड या आयरन। ये वुड का भी हो, लकड़ी का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। फिर यहाँ पे ब्रॉड बेंट आयरन प्लेट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। फिर ये वाला, ये ब्लेड के जैसा काम करता है और इसको एनिमल द्वारा पुल किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे जो कि है कल्टीवेटर, और ये मॉडर्न टूल है। आजकल जो है ना प्लॉविंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। मतलब कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर ड्राइवन होता है। एडवांटेजेस, ये टाइम बचाता है, लेबर को बचाता है, और ये प्लॉ से फास्टर भी होता है, बहुत जल्दी इससे काम होती है। फिर क्विक कंपैरिजन टेबल है ना, देखो प्लॉ इसका इस्तेमाल किया जाता है टिलिंग और फिर सॉइल को टर्न करने के लिए। फिर इसको ऑपरेट किया जाता है बुल्स और एनिमल्स द्वारा। हो, ये वीड्स का इस्तेमाल, वीड्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फिर सॉइल को लूज करने के लिए। और फिर हो को मतलब किससे ऑपरेट किया जाता है, एनिमल्स या फिर मैनुअल। कल्टीवेटर जो कि मॉडर्न प्लॉविंग है और इसको ऑपरेट किया जाता है ट्रैक्टर से, इजी है। अब कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज टिलिंग? टिलिंग क्या है? अरे, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। सोइल को लूजन क्यों किया जाता है सोइंग करने से पहले? क्योंकि सोइल इज लूजन टू हेल्प रूट्स ग्रो डीप, ब्रीथ इजीली एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। फिर क्यों अर्थवर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं? क्योंकि वे सोइल को लूज इन करते हैं और फिर ह्यूमस भी डालते हैं और फिर सोइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते भी हैं। क्रम्स क्या है ना, सोइल के बड़े ढेलों, मतलब ढेला को कहते हैं क्रम्स, है ना, जो कि प्लॉविंग के बाद बनते हैं। नेम थ्री एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, प्लॉ, हो, कल्टीवेटर। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल, इजी है। फिर सोइल के लूजनिंग के लिए, है ना, लूजनिंग ऑफ सोइल हेल्प्स रूट्स टू। सोइल को जब लूज करते हैं तो वो रूट्स को मदद करते हैं किसमें? स्लीप, सोने में, ब्रीथ, सांस लेने में, फ्लाई, उड़ने में, या फिर सीड्स को ब्रेक करने में। इजी सवाल है, ब्रीथ करने में। टिलिंग इज डन यूजिंग, टिलिंग को किया जाता है किससे? नाइफ, स्पून, प्लॉ या फिर बक। प्लॉ से, ऑप्शन नंबर सी। ट्रैक्टर ड्राइवन टूल को क्या कहते हैं? हो, कल्टीवेटर, सिकल या फिर खुरपी। कल्टीवेटर बी। अब देखो एक क्विक रिवीजन करते हैं। सोइल प्रिपरेशन ये फर्स्ट स्टेप होता है। टिलिंग या फिर प्लॉइंग मतलब सोइल को लूज या फिर टर्न करना। रूट्स ब्रीद बेटर इन लूज सोइल, है ना, लूज सोइल में रूट्स बहुत बेटर ब्रीद करते हैं। फिर अर्थवर्म्स है ना, ह्यूमस ऐड करते हैं। टूल्स, प्लॉ, हो, कल्टीवेटर, है ना, ऐसे टूल्स जो कि एग्रीकल्चर, मतलब जो कि हाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हो गए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि प्लॉ, हो, कल्टीवेटर। फिर कल्टीवेटर लेबर और टाइम बचाते हैं और आजकल कल्टीवेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब फार्मिंग का सेकेंड स्टेप आ गया है जो कि है सोविंग। सोविंग क्या है? इजी है ना। सोइंग मीन्स प्लांटिंग सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सोइल टू ग्रो अ क्रॉप। क्रॉप को उगाने के लिए सीड्स को, है ना, क्रॉप को उगाने के लिए सीड्स को प्लांट करना फील्ड में, ये कहलाता है सोइंग। और ये क्रॉप प्रोडक्शन का दूसरा मेजर स्टेप है ना। व्हाई इज सोइंग इम्पोर्टेंट? सोइंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि करेक्ट सोइंग एंश्योर्स, क्योंकि करेक्ट सोइंग क्या एंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है? हेल्दी प्लांट ग्रोथ। जितना अच्छा आ, आप सोइंग करेंगे तो प्लांट ग्रोथ हेल्दी होगा। गुड क्रॉप यील्ड, है ना, प्रॉपर स्पेसिंग, और प्रॉपर स्पेसिंग भी मैटर करता है। और फिर स्ट्रॉन्ग रूट्स, इससे रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अब आते हैं सीड्स को कैसे सिलेक्ट करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, हमें सोइंग करने के लिए चाहिए कि सीड्स अच्छी होनी चाहिए ना। जितने अच्छे क्वालिटी के सीड्स होंगे उतनी ही अच्छे क्वालिटी की क्रॉप हमें मिलेंगी। तो सीड्स को कैसे पहचाने कि कौन सा अच्छा सीड है और कौन सा बुरा, मतलब कौन सा अच्छा है, कौन से सीड्स गुड है और कौन से सीड्स बैड है? तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, एक बाल्टी में पानी लेना है। बाल्टी में पानी लीजिएगा और करना क्या है, करना ये है कि आप सीड्स को डालिए अंदर। आप यहाँ से सीड्स को डालिए और जब ये सीड्स, कुछ सीड्स ऐसे होंगे, अरे सॉरी,
कुछ सीड्स ऐसे होंगे, पता है, कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो कि पानी के ऊपर छतलाने लगेंगे, है ना, सिंक नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे सीड्स होंगे जो कि सिंक मतलब अंदर डूब जाएंगे। तो ऐसे सीड्स जो कि अंदर डूब गए हैं, जो कि सिंक कर चुके हैं, वो होते हैं वो होते हैं गुड सीड्स, गुड क्वालिटी के सीड्स। और ऐसे सीड्स जो कि पानी के ऊपर ही छतला रहे हैं उसे, वो है बैड सीड्स, है ना। तो देखो, गुड क्वालिटी सीड्स मतलब वो होने चाहिए क्लीन, हेल्दी, है ना, डैमेज्ड नहीं होने चाहिए। फिर गुड वैरायटी का होना चाहिए। और ऐसे सीड्स होने चाहिए जो कि यील्ड दे, है ना, हाई यील्ड दे, मोर प्रोडक्शन, है ना। फिर देखो, कुछ सीड्स फ्लोट करने लगे वाटर पे, क्यों? देखो मतलब क्यों कुछ सीड्स वाटर पे फ्लो करने लगते हैं। टेक अ बीकर, ये तो हम बता ही दिए हैं कैसे कैसे करना है। अच्छे क्वालिटी के सीड्स सिंक कर जाएंगे और जो डैमेज्ड सीड्स होंगे, जो कि हॉलो या फिर लाइट होगा, वो फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सोविंग सीड्स को सो करने के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फार्मर्स जो है ना, ये स्पेशल टूल्स इस्तेमाल करते हैं सोविंग के लिए। तो पहला है ट्रेडिशनल सोविंग टूल। ट्रेडिशनल सोविंग टूल जो कि फनेल शब्द का होता है, जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। अरे माफी चाहता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। अरे यार, सॉरी। हाँ, रुको। अरे भाई, आई एम सॉरी, रुक जाओ थोड़ा। हाँ, तो जो ट्रेडिशनल टूल है, मतलब कि ऐसे टूल जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे, और ये फनेल लाइक टूल होते हैं। और जो है ना, सीड्स को फनेल में रखा जाता था, और फिर सीड्स जो है ना, दो तीन पाइप से होकर गुजरता था, और फिर शार्प एंड्स, है ना, से सोइल सोइल में वो चला जाता था। और सीड से, है ना, ये अंदर मतलब सोइल के अंदर ड्रॉप हो जाता था। और ये ओल्डन टाइम्स है ना, पहले के जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे कुछ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर आता है दूसरा सीड ड्रिल, जो कि अब इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉडर्न मेथड है। सीड ड्रिल एक मॉडर्न टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सो सीड्स विद ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स के साथ, है ना, सीड्स को सो करने के लिए। सीड ड्रिल का एडवांटेज क्या है? सीड्स आर स्ट्रोन, है ना, यहाँ मतलब यहाँ से यूनिफॉर्मली सीड्स बोए जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे भी। और सोइल, है ना, ये जो सीड्स है, ये सोइल से ढक भी जाते हैं। देखो, देखो, समझो इस बात को। अ, समझो इस बात को कि मान लो ये फील्ड है ना, और जब ये फील्ड है और यहाँ पे सीड्स हम इधर ऐसे ही बस उगा दिए हैं, सीड्स ऐसे ही फेंक दिए हैं, तो अब देखो क्या होगा। होगा यूं कि यहाँ पे जब ये सीड्स भरे होंगे, जब ये जो सीड्स है ना, एक प्लांट बनाएंगे ऐसे ऐसे कर करके, तो देखो यहाँ पे कितना अनइवन लग रहा है ना। यहाँ पे कुछ ज्यादा घना हो गया, यहाँ पे कम घना, यहाँ पे कम, यहाँ पे कुछ ज्यादा। तो इससे क्या होगा, इससे इससे न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन होने लगेगी, है ना, मतलब सही से नहीं मिल पाएगा न्यूट्रिएंट। और फिर ये यूनिफॉर्मली भी नहीं है ना, जब वाटर देंगे तो समझ रहे हो ना, फिर इक्वल डिस्टेंस पे भी नहीं है, और ये इक्वल डेप्थ भी नहीं होंगे। लेकिन जब हम सीड ड्रिल से सीड्स को सो करते हैं, तो ये यूनिफॉर्मली सो होते हैं, यूनिफॉर्मली बोए जाते हैं, ऐसे ऐसे, देख रहे हैं। ऐसे करेंगे तो पता है, न्यूट्रिएंट्स है ना, किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स सब कोई को बराबर मिलेगा, है ना। और इक्वल डिस्टेंस पे ये बोए जाएंगे, और इसकी जो डेप्थ होगी, गहराई होगी, वो भी इक्वल होगी। समझ रहे होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आता है सीड ड्रिल, जो कि मॉडर्न मेथड है ना। ये बर्ड से बचाते हैं, ये टाइम को बचाता है, ये लेबर बचाता है, और बेटर क्रॉप यील्ड देता है। देखो, जब हम हाथ से ही सीड्स को सो करते हैं ना, तो उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग से क्या होगा, जब हम ऐसे ही हाथ से ऐसे फेंक दे रहे हैं, तो ये होगा वहां से कि जो बर्ड्स हैं वो सीड्स को उठा ले सकते हैं, है ना, खा सकते हैं, है कि नहीं है। और फिर मतलब जब तुम सीड ड्रिल से सोइंग करोगे ना, तो जो सीड्स है वो बर्ड से बचेंगे। आया समझ में?
देखो अब ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। फीचर मेथड, ट्रेडिशनल टूल में मैनुअल जबकि सीड ड्रिल में ट्रैक्टर ड्राइवन होता है। सीड रिप्लेसमेंट, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है जबकि यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। वेरी गुड, यहाँ पे समय भी बचेगा, यूनिफॉर्म भी है। गहराई यहाँ पे अनइक्वल होगी जबकि यहाँ पे इक्वल होगी। वेरी गुड। फिर लेबर यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम, तो ये वाला सही है। टाइम, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें 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 समय बचेगा, है ना। और यहाँ पे बर्ड से जो है ना प्रोटेक्शन सीड्स का कम होती है जबकि यहाँ पे ज्यादा होती है ना। सीड्स बर्ड से बचते हैं। अब नर्सरी और ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है? क्यों छोटे पौधों को है ना नर्सरी में बैग्स में रखते हैं? कुछ क्रॉप्स जैसे कि पैडी ये पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं। स्टेप्स, सीड्स आर ग्रोन इन नर्सरी, स्मॉल प्लांट्स बिकम सीडलिंग्स। ये कुछ स्मॉल प्लांट्स हैं जो कि सीडलिंग्स में बदल जाते हैं। फिर सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड मैनुअली टू फील्ड्स, और उसके बाद वो जो सीडलिंग्स है उसको फील्ड में मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है, उगाए जाते हैं, है ना। मतलब सो किए जाते हैं। कुछ प्लांट नर्सरी में उगाए जाते हैं जैसे कि फॉरेस्ट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि जानते हो तुम सब। देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड्स। सीड्स शुड नॉट सोन टू क्लॉज, सीड्स को बहुत क्लॉज नहीं उगाया जाना चाहिए, मतलब बोना जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि ओवर क्राउडिंग कॉजेज, क्योंकि जब ये यहाँ पे देखो ना ऐसे सीड्स है तो कितना क्राउड हो गया था कि यहाँ पर देखो, देखो क्योंकि ओवर क्राउडिंग जो है ना ये क्या क्या कॉज करता है। कम सनलाइट मिलेगी जब ये बड़े होंगे तो, हाँ, कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कम पानी मिलेगा, प्लांट्स जो है वीक हो जाएंगे। लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस एंश्योर्स हेल्दी ग्रोथ, बेटर यील्ड। और कुछ फार्मर्स रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा प्लांट्स को जिससे कि ओवर क्राउडिंग से बचे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स कर लेते हैं। सोविंग क्या है? सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। व्हाई आर हेल्दी सीड्स सेलेक्टेड बिफोर सोविंग? सोविंग करने से पहले हेल्दी सीड्स को क्यों सिलेक्ट किया जाता है? हेल्दी सीड्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एंड गिव हाई यील्ड। समझ रहे हो ना। और क्यों डैमेज्ड सीड्स फ्लोट करते हैं वाटर पे? डैमेज्ड सीड्स आर होलो, वो मतलब खोखले होते हैं और हल्के होते हैं, इसीलिए वो वाटर पे फ्लो करने लगते हैं। सीड ड्रिल क्या है? A seed drill is a modern tool used to sow seeds uniformly using tractors. ट्रैक्टर से इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा मॉडर्न टूल जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीड्स को सो करना, वो भी यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली। वाई इज स्पेसिंग नेसेसरी बिटवीन सीड्स? सीड्स के बीच स्पेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी, क्यों जरूरी है स्पेसिंग? सब जानते हो, क्योंकि प्रॉपर स्पेसिंग प्रिवेंट्स, बचाता है ओवर क्राउडिंग से और अलाउ करता है प्लांट्स को इनफ सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। मतलब उनको काफी सनलाइट मिले ताकि, है ना, वाटर मिले और न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग्स का मूव करना, है ना, नर्सरी से मेन फील्ड में। देखो, हमने नर्सरी में क्या किया, सीडलिंग्स बना ली और फिर उसको मेन फील्ड में जाके है ना उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, उसी को कहता है ट्रांसप्लांटेशन। एमसीक्यूज करते हैं। सोइंग मतलब प्लांटिंग सीड्स, नहीं कटिंग क्रॉप्स, नहीं ये तो हार्वेस्टिंग हो जाएगा ना। क्रॉप्स को कट करना वो हार्वेस्टिंग हो जाता है। सीड्स को रिमूव सॉरी वीड्स को रिमूव करना वीडिंग होता है ना। और ग्रेन्स को स्टोर करना स्टोरेज वाला स्टेप है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। हेल्दी सीड्स क्या? फ्लोट ऑन वाटर, सिंक इन वाटर, ऑलवेज ब्रेक या फिर हैव नो वेट? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। डैमेज्ड सीड्स फ्लोट करने लगते हैं क्योंकि वे हॉलो होते हैं, नहीं वो हेवी नहीं होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। सीड ड्रिल हेल्प करते हैं यूनिफॉर्म सोइंग में। पैडी सीलिंग्स पहले ग्रोन किए जाते हैं नर्सरी में। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सोइंग मतलब सीड्स को प्लांट करना, हेल्दी सीड्स सिंक कर जाते हैं जबकि डैमेज्ड सीड्स फ्लॉट कर जाते हैं। सीड ड्रिल मॉडर्न सोइंग टूल है, प्रॉपर स्पेसिंग अवॉइड करता है ओवरक्राउडिंग को। फिर पैडी नर्सरी से ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप है जो कि है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो,
प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? प्लांट्स नीड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए किस लिए? हेल्दी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रूट्स, ग्रीन लीव्स और मोर क्रॉप यील्ड, ताकि वो हेल्दी ग्रोथ कर पाए, उसका रूट्स स्ट्रॉन्ग हो, ग्रीन लीव्स हो, है ना, और वो क्रॉप है ना, क्रॉप का यील्ड और भी ज्यादा हो, और सोइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स को, है ना। बट लेकिन क्या होगा जब फार्मर्स क्रॉप के बाद फिर क्रॉप उगाते गए, फिर क्रॉप उगाते गए, तो क्या होगा? इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स को कंटिन्यूअसली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में वो क्रॉप उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। तो फील्ड है ना, वो फैलो नहीं बचता, वो एम्प्टी, वो खाली नहीं बचता है। तो अब देखो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है? कंटिन्यूअस कल्टीवेशन मेक्स सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, लेस फर्टाइल। जब तुम एक ही फील्ड पे बहुत हमेशा क्रॉप उगाए जा रहे हो, उगाए जा रहे हो, उगाए जा रहे हो, तो वो सोइल को क्या कर देगा? न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो जाएंगे और फर्टाइल भी कम हो जाएगा। इसीलिए फार्मर्स को ऐड करना ही चाहिए न्यूट्रिएंट्स अगेन एंड अगेन। मैन्योरिंग क्या होता है? देखो, सोइल में मैन्योर को ऐड करना ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सके, उसे कहते हैं मैन्योरिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू सोइल टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अगर मैन्योरिंग प्रॉपरली अच्छे से ढंग से नहीं हो पाई तो प्लांट्स वीक हो जाते हैं और क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from decomposed plant and animal wastes। देखो, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंट ये है, ये ऑर्गेनिक होता है, जो कि प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट से, मतलब जो डिकम्पोज्ड प्लांट है या फिर एनिमल के वेस्ट से मिलता है। और मैन्योर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? देखो, फार्मर्स क्या करते हैं, काउडंग या फिर प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, सॉरी, और दोनों को मिला देते हैं, फिर इसको गड्ढे में डंप कर देते हैं। फिर है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिकम्पोज कर देता है, सड़ा गला देता है, फिर डिकम्पोज्ड मैटर है, ये बन जाता है मैन्योर। देखो, फार्मर्स गोबर और प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करता है, फिर इसे गड्ढे में रख देता है, और फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इस पे अटैक कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, और फिर ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है ये इसे कहते हैं मैन्योर, और इसे ही कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। जैसे कि काउडंग मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। देखो, ये तो हो गया कंपोस्ट। अब यहाँ पे अगर हम, सॉरी, अगर हम मतलब ये जो मैन्योर बना रहे हैं इसमें अगर हम अर्थवर्म्स को मिला दे, अर्थवर्म्स को शामिल कर दे इस मैन्योर को बनाने के लिए, तो वो कहलाते हैं वर्मी कंपोस्ट। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, समझो इस बात को। देखो कि अगर काउडंग मैन्योर जानते हो, कंपोस्ट किसे कहते हैं? जैसे प्लांट वेस्ट लिए और उसे मतलब उससे क्या बन जाएगा? मैन्योर बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, अगर हम इस प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए इसमें अर्थवर्म्स मिला देते हैं, याद रखना, अगर हम इसमें अर्थवर्म्स मिला देते हैं तो अब जो मैन्योर आएगा ना वो कहलाएगा वर्मी कंपोस्ट। तो तुम्हें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये हो गया, ये और फिर ये, समझ में आया ना? आगे बढ़े? अरे बोलो, बढ़े कि नहीं बढ़े भाई? ये यार, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी एम टू कंपेयर ग्रोथ विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो, हाँ, फर्टिलाइजर क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। देखो, यहाँ पे फर्टिलाइजर को पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा अमीर होते हैं, मतलब रिच होते हैं, है ना, मतलब उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो वो है ना, ये सब जो फर्टिलाइजर्स है ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, अरे भाई एनपीके किसको नहीं याद होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हाँ,
अच्छा देखो, ये जो फर्टिलाइजर्स है ये क्रॉप यील्ड को बढ़ा देता है, वीट में, है ना, पैडी में, मैज में, इन सभी में हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रॉप का यील्ड बढ़े। तो फर्टिलाइजर समझ में आया। ऐसे मैन मेड केमिकल्स, देखो ये फर्टिलाइजर्स जो है ना ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, है ना, ये मैन मेड होते हैं, ये हम लोगों ने मतलब ह्यूमंस बनाते हैं, मैन मेड। समझ में आ रही है ना, ये मैन मेड केमिकल्स होती है, ये मैन मेड केमिकल्स होती है जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में, है ना, रिच होती है, हाई होती है। आया होगा समझ में। तो अब देखो यहाँ पे, रुको इसको पढ़ ही लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, अगर फर्टिलाइजर्स ज्यादा हो गए तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखो। टू मच फर्टिलाइजर कॉजेज, अगर ज्यादा फर्टिलाइजर है तो क्या कॉज करेगा, सोइल लेस फर्टाइल हो जाएगा, कम फर्टाइल हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन होगी, सोइल के जो माइक्रोब्स है वो भी कम होने लगेंगे, और फिर सोइल का हेल्थ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मस्ट यूज करनी चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर, हमें क्रॉप रोटेशन या फिर फील्ड को, है ना, कुछ समय के लिए छोड़ देनी चाहिए खाली। तो अब देखो यहाँ पे कुछ हम छोड़ दिए थे, इसको देखो। टू कंपेयर ग्रोथ विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देखो ग्लास ए में लेते हैं, है ना, इसमें क्या ऐड किए, सोइल और पाउडर मैन्योर, फिर बी में लेते हैं सोइल प्लस यूरिया फर्टिलाइजर, फिर सी में लेते हैं केवल सोइल, ना ही न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं। फिर 7 से 10 दिन के बाद ऑब्जर्व करना, तो ग्लास बी है ना ये फास्टेस्ट ग्रोथ करेगा, ये फास्टेस्ट ग्रोथ करेगा। ग्लास ए जो है, देखो ये जो ग्लास बी है, सॉरी यहाँ पे ना ये ग्लास बी है, ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा, जबकि जो ग्लास ए है ना ये हेल्दी ग्रोथ करेगा, और ग्लास सी में क्या होगा, ये यहाँ पे स्लो ग्रोथ होगी। तो प्लांट्स ग्रो बेटर कब करते हैं, जब उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स किसमें ज्यादा होते हैं, फर्टिलाइजर्स में। आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े क्या, अब देखो मैन्योर इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। अब ये जो मैन्योर है ना ये सॉइल के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं, और सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, वो भी नेचुरली, है ना। क्रॉप रोटेशन जो कि अनोदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब देखो सेम फील्ड में अलग तरह के क्रॉप्स को, है ना, उगाना, मतलब अल्टरनेटली, समझ रहे हो ना, अल्टरनेटली का मतलब सीजन एक में हम लेग्यूम्स को उगाए, फिर सीजन दो में वीट को, फिर ऐसे ही मतलब अलग अलग क्रॉप्स को उगाते गए अल्टरनेटली, एक ही फील्ड में, इंपॉर्टेंट है एक ही फील्ड में, उससे कहेंगे क्रॉप रोटेशन। जैसे कि सीजन एक में लेग्यूम्स मतलब ग्राम या फिर पी उगाए, फिर सीजन दो में वीट उगाए, है ना। देखो क्या होगा, लेग्यूम्स ये सोइल में नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे, फिर वीट उगाएंगे, ऐसे समझ रहे हो ना। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको याद रख लेना। देखो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये कहाँ रहते हैं, इसको रख लो। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, ये लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट में रहते हैं, ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट में रहते हैं। समझ में आई, ये लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट में रहते हैं, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या। अब देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिर सोइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं और सोइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आइए देखते हैं। फीचर, नेचर, फर्टिलाइजर का नेचर क्या है, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, हाँ। और मैन्योर इसका नेचर क्या है, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइजर का प्रिपरेशन ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, जबकि मैन्योर फील्ड्स में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मैन्योर अ लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। लेकिन फर्टिलाइजर जो है ना इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ये ज्यादा होता है एनपीके, है ना, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है फर्टिलाइजर्स में ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर से कंपेयर करें तो मैन्योर में कम होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर ये वाटर पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं, पर मैन्योर इको फ्रेंडली होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्विक रिवीजन, इनहेंस सॉरी
ऑर्गेनिक मैन्योर बेटर होता है क्योंकि इनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सॉइल को पूरा बनाते हैं, मतलब एयर एक्सचेंज इजी होगा। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है, ये सॉइल के टेक्सचर को बढ़ा देता है, और ये लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है। अब कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर लेते हैं। मैन्योरिंग क्या है? मैन्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू सॉइल टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया? देखो, मैन्योरिंग मैन्योरिंग ये क्या है? ये प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू सोइल टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए मैन्योर को डालना सोइल में मैन्योर को डालना ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश हो जाए। मैन्योर क्या है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज्ड प्लांट या फिर एनिमल के वेस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री मेड केमिकल्स है जो कि न्यूट्रिएंट्स मतलब में हाई होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं ये सब। कौन? फर्टिलाइजर्स। तो अब क्यों हमें चाहिए कि हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से, है ना, अवॉइड क्यों करते हैं? देखो, क्योंकि वो सोइल के फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं और वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन है कि ग्रो करना डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली ताकि सोइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिस्टोर हो जाए। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या रोल है? राइजोबियम ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेग्यूमिनियस प्लांट में और सोइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। लेग्यूमिनियस प्लांट में ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और सोइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ध्यान से सुनते रहो, सब समझ में आएगा। मैन्योर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज क्या कॉज करता है? वाटर पॉल्यूशन। क्रॉप रोटेशन किस में मदद करता है? सोइल न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट में। राइजोबियम बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं? अरे भाई इजी है, रटवाए थे ना रूट नोड्यूल्स। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है और इको फ्रेंडली होता है। फर्टिलाइजर केमिकल होता है, फैक्ट्री मेड होता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वाटर पॉल्यूशन भी कॉज कर सकता है। वाटर पॉल्यूशन भी कॉज कर सकता है। अच्छा, ये टू मच फर्टिलाइजर है ना, सोइल को पोल्यूट करता है, फिर वाटर पोल्यूशन भी कर सकता है। मैन्योर इंप्रूव करता है सोइल टेक्सचर को और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी। क्रॉप रोटेशन नाइट्रोजन को रिस्टोर कर देता है, फिर जो राइजोबियम है ये लेग्यूम्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब चौथा स्टेप पे हम आ गए हैं जो कि है इरिगेशन। चलो बताओ, यहाँ तक क्या आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? क्या सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि चौथा स्टेप है, जो कि है इरिगेशन, जो कि है इरिगेशन। अब क्रॉप्स को वाटर चाहिए क्यों? देखो, हर लिविंग बींग्स को वाटर चाहिए सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो प्लांट्स को भी वाटर चाहिए ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो प्लांट्स का वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर इसेंशियल है क्योंकि प्लांट्स में नियरली लगभग 90% वाटर होते हैं। इसीलिए वाटर के बिना प्लांट्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाटर हेल्प करता है सीड के जर्मिनेशन में, है ना? सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकते ड्राई सॉइल में, वो सूखे मिट्टी में कैसे जर्मिनेट कर पाएंगे भाई? ये वाटर जो है ना, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। अरे क्या बोला? वाटर ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कैरीड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो देखो, यहाँ पे मान लो ये प्लांट है कोई, ये इसका सीड है। अच्छा, तुम पानी कहाँ पे पटाते हो? मतलब यहाँ पे रूट पे या फिर इसके तने पे? अरे भाई रूट पे पटाएंगे ना, इजी बात। यहाँ पे ठीक है। तो जब यहाँ पे हम पानी यहाँ पे पटा दिए, मतलब इरिगेशन किए, तो अब क्या होगा कि जो वाटर के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर ये यहाँ से वाटर से होते हुए, है ना, स्टेम से होते हुए यहाँ सब पूरे प्लांट में, है ना, प्लांट के भाग, हर एक भाग तक पहुंच जाएगा वो न्यूट्रिएंट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स।
तो प्लांट का वाटर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर हेल्प्स रूट्स ऑब्जॉर्ब एनिमल्स। वाटर हेल्प करता है रूट्स को, ताकि वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो मिनरल्स को सोख सके। रूट्स एब्जॉर्ब करता है क्या? वाटर, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स। अच्छा, अगर तुमको फर्टिलाइजर मिलाना है तो तुम क्या करोगे भाई? क्या करेंगे? देखो, देखो, ये प्लांट है ना? अब क्या होगा, हम पानी तो इसमें पटाएंगे, ठीक है। और जब हम पानी पटाए हैं तो अब ये जो प्लांट है, इस पानी को अब अपने अंदर सोखेगा। और जब अब इस पानी को जब ये अपने अंदर सोखेगा, ये रूट, तो क्या होगा, वाटर भी सोख लिया, मिनरल्स भी सोख लेगा, फिर फर्टिलाइजर्स भी सोख लेगा। फिर यहाँ पे वाटर में क्या मिल जाएंगे? मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स। वाटर में मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे, और इससे होते हुए क्या होगा, ये प्लांट के हर एक भाग तक पहुंच पाएगा। फिर वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को एक्सट्रीम वेदर से, है ना? ये फ्रोस्ट मतलब कोल्ड से बचाता है, फिर हॉट एयर करंट से भी ये बचाता है। मेंटेन सोइल मॉइस्चर, और सोइल के मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है। रेगुलर वाटरिंग कीप्स सोइल मॉइस्ट एंड हेल्दी। और जब तुम हमेशा मतलब रेगुलर वाटरिंग करोगे तो वो सोइल को मॉइस्ट रखेगा, है ना? उसमें नमी रहेगी, और सोइल हेल्दी भी रहेंगे, सोइल हेल्दी भी रहेंगे। इरिगेशन क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो, हर समय मतलब समय समय पर क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना कहलाता है इरिगेशन, या फिर सीधा पानी पटाना कह दो। इरिगेशन डिपेंड करता है, देखो, वो वो क्रॉप का टाइप क्या है। अगर वो पैडी है तो उससे ज्यादा पानी चाहिए। सोइल का टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर वो सैंडी सोइल है तो उससे ज्यादा इरिगेशन चाहिए। सीजन पे भी डिपेंड करता है। समर में है ना, उसको ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। इरिगेशन क्यों, वाई इरिगेशन इज मोर फ्रीक्वेंट इन समर? क्योंकि गर्मियों में ज्यादा क्यों इरिगेशन करनी होती है? क्योंकि इवेपोरेशन हायर हो जाता है ना? इवेपोरेशन जानते हो ना? देखो, मान लो ये तुम्हारा छत का है ना, ये तुम्हारा छत है, टेरेस है, और इस पे तुम पानी गिरा दिए, क्या होगा? और वो गर्मी का मौसम है तो क्या होगा बताओ? ये जो पानी इवेपोरेट कर लेगा ना, ये मतलब ये इवेपोरेट हो जाएगा। तो अब देखो, गर्मियों में जो है ना, इवेपोरेशन हायर हो जाता है, क्योंकि हीट ज्यादा होती है, गरम गरम हवाएं चलती है ना? और फिर मान लो अगर ये छत नहीं है, अगर ये ड्राई सॉइल है, तो ये फिर मतलब नीचे चले जाएगा ना पानी। तो देखो, तो इसीलिए है ना इरिगेशन। अब देखो, इरिगेशन मतलब वाटर को प्लांट तक पहुंचाना रेगुलर इंटरवल में। उसके क्या क्या सोर्सेज हैं? तो वाटर फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम, ये आते हैं वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, है ना, रिवर से, डैम से, और कैनाल से। तो अब इरिगेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, हम इरिगेशन की क्या क्या विधियां हैं, आओ उसको देखते हैं। दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब जो कि पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे, है ना, ओल्ड टाइम्स में इस्तेमाल किए जाते थे। और मॉडर्न मेथड्स का मतलब क्या है? जो कि अब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स में वाटर लिफ्ट किया जाता था मैनुअली, अरे यार, हाथ से, मतलब खुद से। ह्यूमन और कैटल लेबर भी इस्तेमाल किया जाता था। दीज आर, ये चीप होते थे और लेस एफिशिएंट होता था। इरिगेशन के मेथड्स, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स में देखो क्या है। मोट, जो कि पुले सिस्टम, चेन पंप, ये कंटिन्यूअस लिफ्टिंग, ढेकली, लीवर सिस्टम, राहट, व्हील एंड लेवर सिस्टम, राहट। तो अब देखो, ये अगर पूछ लिया जाए कि कौन इसमें ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है, तो इसको रट लो, मोट, चेन पंप, ढेकली, फिर राहट। इरिगेशन के मेथड्स, पंप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? पंप्स रन ऑन डीजल, ये डीजल पे, बायोगैस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सोलर एनर्जी पे चलते हैं। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स देख लो। मॉडर्न मेथड्स क्या हेल्प करते हैं? वो वाटर को सेव करते हैं, फिर वाटर को इकोनॉमिकली यूज करते हैं, और फिर ये एफिशिएंटली इरिगेट भी करते हैं, है ना? तो मेन मॉडर्न सिस्टम्स में क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, ये एकदम मतलब रेनफॉल, जैसे कि बारिश जैसे हो रही है ना, वैसे ये स्प्रिंकल होते हैं।
और ये कहाँ पे यूजफुल है, ये अनइवन लैंड पे और ऐसा एरिया जहाँ पे कम वाटर अवेलेबल हो वहाँ पे ये ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके क्या क्या यूजेस है, ये लॉन्स में, कॉफी प्लांटेशंस में, सेवरल क्रॉप्स में ये मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये वाटर है ना इवनली स्प्रेड करता है। देखो कुछ इस तरह से होते हैं। इसका वर्किंग क्या है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जो कि एक मेन पाइप से कनेक्टेड होते हैं, फिर रोटेटिंग नोजल्स होता है और फिर ये वाटर को स्प्रिंकल करता है प्रेशर के अंदर। रुको हम समझाते हैं कुछ इस तरह से। ये मान लो मेन पाइप है ना, अरे सॉरी यार, मान लो ये मेन पाइप है, फिर यहाँ से पाइप निकला है ना, और फिर यहाँ पे क्या है, ये रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ना जो कि ऐसे घूमते रहते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे कुछ छेद होते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा है ना, और फिर ये जो पानी है ये एकदम रैनफॉल के जैसा स्प्रिंक होगा, मतलब स्प्रिंकल होगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये बेस्ट मेथड होता है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे वाटर क्या होगा, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा रूट्स के सामने एकदम। तो इसे ड्रिप क्यों कहेंगे, क्योंकि वाटर ड्रिप्स होता है स्लोली एट रूट एरिया। इसका की एडवांटेज क्या है, यहाँ पे वाटर का वेस्टेज नहीं होता है और ड्राई रीजन्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये बून वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर, ये कहाँ के लिए बेस्ट है, ये बेस्ट कहाँ के लिए, जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है, वाटर जहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। और ये फ्रूट प्लांट्स के लिए बेस्ट है, गार्डन्स के लिए और ट्रीज के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम डिफरेंस टेबल को देख लेते हैं। फीचर, ट्रेडिशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स। तो लेबर इसमें है ना, ये इसमें ह्यूमन कैटल लेबर और यहाँ पे मोस्टली मशीन्स होते हैं। एफिशिएंसी यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। वाटर वेस्टेज यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। कॉस्ट, ये चीप होता है जबकि थोड़ा कॉस्टलियर होता है ना, महंगा होता है। एग्जाम्पल इसका मोटर ढेकली और इसका स्प्रिंकलर और ड्रिप। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गया है ना, इसको भी देख लेते हैं। देखो फिर स्प्रिंकलर सिस्टम में मेथड स्प्रेज वाटर लाइक रैन, ये रैन के जैसा है ना, स्प्रे होता है ड्रिप सिस्टम में, ये रूट्स के सामने सीधा ड्रॉप होता है। इसमें वाटर का यूज यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। बेस्ड होता है अनइवन लैंड और फ्रीलांस के लिए। देखो ये कहाँ के लिए बेस्ट है, स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ के लिए बेस्ट है, जहाँ पे लैंड जो है ना वो एकदम सीधा नहीं, वो थोड़ा सा अनइवन है, ऐसे कुछ मतलब ऐसे हैं जो कि वो अनइवन है, तो वहाँ के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट होता है। जबकि ड्रिप सिस्टम ये फ्रूट प्लांट्स और ट्रीज के लिए बेस्ट है। और वाटर वेस्टेज यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग होता ही नहीं है वाटर वेस्टेज ड्रिप सिस्टम में। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। तो इरिगेशन वाटर का सप्लाई है क्रॉप्स को, है ना, क्रॉप्स तक एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना, रेगुलर इंटरवल्स। समझ रहे हो ना, मतलब क्रॉप्स को वाटर का सप्लाई मतलब समय समय पर। वाटर क्रॉप प्लांट्स को क्यों चाहिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वाटर, क्योंकि वाटर जो है ना ये सीड जर्मिनेशन होता है ना, फिर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट ये करता है, फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, और फिर प्लांट का ग्रोथ ये करता है। चलो इरिगेशन के सोर्सेज का नाम दो, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, यहाँ से हम इरिगेशन कर सकते हैं। ये सोर्सेज हैं कुछ इरिगेशन के, इरिगेशन के। आओ यहाँ पे देखते हैं इरिगेशन नीड, है ना, समर में क्यों ज्यादा इरिगेशन की नीड होती क्योंकि इवेपोरेशन वाटर का ज्यादा हो जाता है ना, वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है हीट के कारण। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, ये एक मॉडर्न मेथड है ना, इरिगेशन का, जिसमें वाटर स्प्रिंकल होता है क्रॉप्स पे जैसे कि बारिश हो रही हो। और ड्रिप इरिगेशन ये क्यों बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि ये वाटर को बहुत ही ज़्यादा सेव करता है ना, और फिर ये मतलब रूट्स के प्लांट्स के रूट्स के एकदम सामने ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है और यहाँ पे पानी थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होता है। नो वेस्टेज ऑफ वाटर, नो वेस्टेज ऑफ वाटर। एमसीक्यूज करते हैं। वाटर है ना, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रेगुलरली इज कॉल्ड इरिगेशन। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन ड्राई सॉइल, समझ रहे हैं ना। ट्रेडिशनल इरिगेशन यूजेस, ट्रेडिशनल इरिगेशन में क्या यूज होता है, ह्यूमन और कैटल लेबर। स्प्रिंकलर सिस्टम यूजफुल अनइवन लैंड, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स इन ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब ड्रिप सिस्टम। क्विक रिवीजन करते हैं। इरिगेशन ये रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर,
नीडेड फॉर जर्मिनेशन, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, है ना। फिर समर में मतलब ज्यादा इरिगेशन चाहिए होती है क्योंकि इवेपोरेशन हाई होती है। ट्रेडिशनल में मोट, चेन पंप, ढेकली, राहट। फिर मॉडर्न सिस्टम में क्या होगा, स्प्रिंकलर जैसे कि रेन के जैसा, और ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, समझ गए ना। ड्रिप इरिगेशन जो है ना ये ज्यादा वाटर को बचाता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को बचाता है। अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने सोइल को प्रिपेयर किया, हम्म, सोइल को लेवल किया, है ना। इसमें हमने क्या डाल दिया, सीड्स डाल दिए, मतलब सोइंग कर दिया। फिर फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और मैनर्स डाल दिए, है ना। और फिर हमने इसमें पानी भी पटा दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लांट्स उग जाएंगे क्रॉप के साथ जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। वो अनडिजायरेबल प्लांट्स है, हमें वो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो उग गए हैं। तो उस तरह के प्लांट्स को कहते हैं वीड्स, है ना। मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं क्रॉप्स के साथ, उसे कहते हैं वीड्स। एग्जाम्पल, व्हीट फील्ड में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं व्हीट के साथ, उसे कहते हैं वीड्स। व्हाट इज वीडिंग, सॉरी वीडिंग, क्रॉप इल्ड से वीड्स को रिमूव करना कहलाता है वीडिंग। इसको, है ना, ये वीड है, इसको अब हटाएंगे भी तो इसको हटाने के प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। तो अब ये जो है ना प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये फिफ्थ स्टेप है। वीडिंग क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जो वीड से ये कंपटीशन करने लगते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ, किस लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा ना। अरे भाई, हमको कंपटीशन थोड़े ना करवाना, हमें तो क्रॉप चाहिए ना। ये वाटर के लिए compete करेगा, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, जबकि हमको कंपटीशन थोड़े ना करवाने आया है भाई, हमें तो खाना चाहिए, खाना। सो इसीलिए वीड्स, है ना, ये क्रॉप रिड्यूस करते हैं, सॉरी, क्रॉप की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, फिर ये यील्ड को डिक्रीज करता है, फिर इंटरफेयर करता है हार्वेस्टिंग में, है ना। और फिर कुछ वीड्स है ना ये पॉइजनस भी होती है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, तो इसे हटाना जरूरी है। अब फिर वीड्स को रिमूव करना, फार्मर्स रिमूव करते हैं वीड्स को डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करके, है ना। जैसे कि टीलिंग बिफोर सोइंग, जैसे कि हम सोइंग करने से पहले, है ना, क्या कर देते हैं, टीलिंग कर देते हैं, मतलब उसको उलट पलट देते हैं, जिससे कि जो वीड्स है वो अपरूट हो जाते हैं ना। जो वीड्स है वो मिट्टी से टूट जाते हैं, और फिर ये जो वीड्स है ये सूख जाते हैं और सोइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। या फिर मैनुअल रिमूवल, ये हैंड वीडिंग भी इसको कहते हैं। वीड्स को रिमूव किया जाता है अपरूटिंग से। फिर थोड़ा है ना, ग्राउंड को थोड़ा सा, मतलब देखो यार, कैसे समझाया तुमको, ऐसे यहाँ पे मान लो वीड्स है, फिर हम अगर इसको हटाना है तो ग्राउंड को थोड़ा सा उठा, मतलब छील देंगे, कट कर देंगे ना। तो यहाँ पे जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो है खुरपी। फिर सीड ड्रिल मेथड, सीड ड्रिल ये भी हेल्प करता है ना वीड्स को अपरूट करने के लिए ड्यूरिंग सोइंग। अपरूटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, वीड्स को जड़ से उखाड़ देना। केमिकल मेथड, वीडीसाइड्स, ये केमिकल होते हैं जो कि वीड्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसे कहते हैं वीडीसाइड्स। जैसे कि 2,4-D, इसको रट लो, 2,4-D, एक वीडी साइड है, एक वीडी साइड है। मतलब ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि वीड्स को मार देते हैं। अब वीड्स को रिमूव करने के कुछ मेथड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हाउ आर वीडीसाइड्स यूज्ड, वीडीसाइड्स कैसे यूज होते हैं। ये वाटर के साथ डाइल्यूट हो जाते हैं, है ना। फिर ये स्प्रेयर से मतलब स्प्रे किया जाता है। फिर जो किल्स, ये वीड्स को तो किल कर देंगे लेकिन क्रॉप को हार्म नहीं करते हैं। अच्छा, वीडीसाइड्स को कब स्प्रे किया जाता है, कौन सा बेस्ट टाइम है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेज, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, है ना, समझ रहे हो ना। मतलब फ्लावरिंग से पहले या फिर सीड फॉर्मेशन से पहले हम वीडीसाइड्स को स्प्रे कर दें, ये बेस्ट समय होता है वीडीसाइड्स को स्प्रे करने का। सेफ्टी वार्निंग, वीडीसाइड्स जो है ना फार्मर्स के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए फार्मर्स को चाहिए कि वो अपनी नोज को कवर करे और माउथ को क्लॉथ से जब वो स्प्रे करे, है ना, केयरफुली स्प्रे करे वो। फिर सिक्स स्टेप पे आते हैं जो कि है हार्वेस्टिंग, जो कि है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, अब मैच्योर क्रॉप को हमें काटना भी तो है, उसे कहेंगे हार्वेस्टिंग। अब देखो इसका मेथड मैनुअल करेंगे, हाथ से करेंगे, तो जो टूल या फिर मशीन इस्तेमाल की जाती है वो है सिकल। और मॉडर्न जो है ना
वो है हार्वेस्टर, जो कि आजकल इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप्स है ना, ये कट किए जाते हैं क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड के मतलब क्लोज क्रॉप को कट कर दिया जाता है या फिर इसको खींच लिया जाता है, पुल्ड आउट, है ना। फिर टाइम टेकन सीरियल क्रॉप्स को, हाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। थ्रेशिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को चाहिए कि वो चाप से हटे, चाप से उसको निकलना भी तो है ना भाई, तो वो होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग फिर अब यहाँ पे देखो, चाफ को ग्रेन से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और मशीन जो है ना इस्तेमाल की जाती है, जो कि है कंबाइन, ये हार्वेस्टर भी है, ये काट भी देगा मतलब मैच्योर क्रॉप को, और थ्रेशर भी है मतलब कंबाइन। देखो ये जो कंबाइनिंग मशीन है ना, ये जो कंबाइन मशीन है, ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पोल्यूशन कंसर्न, समटाइम्स फार्मर जो है ना ये लिफ्ट वन स्टेप छोड़ देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन होता है या फिर फायर का रिस्क होता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, देखो अब कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहलाते हैं। ये फुल ऑफ जॉय है ना ये एकदम जॉय से भरपूर है। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जैसे कि पोंगल, बैसाखी, फिर होली, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल फेस्टिवल ही है। दिवाली भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नबन्या हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बीहू ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब आता है सेवेंथ स्टेप, जो कि है स्टोरेज, जो कि है स्टोरेज। अरे वाह, अरे वाह, हम तो यहाँ तक पहुँच गए, हम तो यहाँ तक पहुँच गए। तो अब देखो, स्टोर्ड ग्रेन्स को चाहिए कि वो प्रोटेक्ट हो किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया। अरे भाई, तुमने इतना मेहनत किया क्रॉप को उगाने के लिए, अब देखो, अब जो ग्रेन्स है, स्टोर्ड ग्रेन्स है, उसको हमें प्रोटेक्ट भी तो करना है किससे, मॉइस्चर से, है ना, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब फंजाई और बैक्टीरिया से। फिर देखो, स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को ड्राई कर देते हैं ना। फ्रेश ग्रेन्स कंटेन मॉइस्चर, जो फ्रेश ग्रेन्स होते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो अगर इसको बिना ड्राई किए हुए स्टोर किया गया तो ग्रेन्स स्पॉइल कर जाएंगे, ये पेस्ट के द्वारा अटैक कर लिया जाएगा, या फिर ये जर्मिनेशन के लिए फिट नहीं होगा। इसीलिए फार्मर्स जो है ना क्या करते हैं, स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को सुखा लेते हैं। तो अब विंडोइंग से हम सेपरेशन करते हैं, विंडोइंग से क्या करते हैं, सेपरेशन। अब देखो, स्मॉल फार्मर जो है ना वो ग्रेन को या फिर चाफ को रिमूव मतलब एक दूसरे से अलग करते हैं, किस से, विंडोइंग जिसे कहते हैं। तो देखो, स्टोरेज मेथड कौन कौन से हैं, जूट बैग्स में ये फार्मर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मेटेलिक बिन्स में ये होम स्टोरेज मतलब अगर घर पे स्टोर कर रहे हो तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साइलस और ग्रेनरीज, ये जो साइलस और ग्रेनरीज है ना, देखो जो साइलस है ये लार्ज स्केल स्टोरेज में इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो ग्रेनरीज है ये लार्ज ग्रेन गोडाउन्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर से, जूट बैग्स फार्मर के लिए, मेटेलिक बिन्स होम स्टोरेज के लिए, साइलस लार्ज स्केल स्टोरेज, अगर बड़े पैमाने पे स्टोर कर रहे हो तो साइलस इस्तेमाल करो, अगर मतलब गोडाउन्स में अगर स्टोरेज कर रहे हो तो ग्रेनरीज करो। अब देखो, स्टोरेज जो है ना, हम नीम मतलब नीम लीव्स में हम कैसे स्टोर करते हैं। वाई डज मदर पुट ड्राइड नीम लीव्स इन व्हीट, मतलब व्हीट में क्यों मदर जो है, माँ जो होती है, वो सूखी नीम लीव्स रखते हैं, क्योंकि नीम लीव्स एक्ट करता है कैसे, नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट से, फिर वो इंसेक्ट से, है ना, बचाते हैं ग्रेन्स को। फिर लार्ज स्केल स्टोरेज में बिग गोडाउन्स रिक्वायर केमिकल ट्रीटमेंट्स टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स, है ना, बड़े बड़े गोडाउन्स को चाहिए होती है, मतलब रिक्वायर होती है प्रोटेक्ट को मतलब ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट से। तो ये है ना। फिर देखो यहाँ पे डिफरेंसेस टेबल है, विच वर्सेस क्रॉप, क्रॉप्स
जो कि यूजफुल प्लांट्स होते हैं, वीड्स जो कि अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। क्रॉप्स का पर्पस क्या होता है, ये फार्मर्स के द्वारा ग्रोन किए जाते हैं, जबकि वीड्स नेचुरली ग्रो होते हैं। फिर क्रॉप्स का इफेक्ट ये फूड देता है, जबकि ये यील्ड को और रिड्यूस करता है। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग है ना, ये होता है क्रॉप को मतलब मैच्योर क्रॉप को कट करना, जबकि थ्रेशिंग होता है चाफ से ग्रेन को हटाना। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं। और वीडिंग क्यों नेसेसरी होती है, क्योंकि ये जो वीड है, ये जो वीड्स है ना, ये क्रॉप के साथ कंपटीशन करने लगते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए। जबकि हमें कंपटीशन तो नहीं करवानी ना, हमें कंपटीशन क्या करवानी है, क्या नहीं ना, हमें कंपटीशन नहीं करवानी है। वीडीसाइड्स क्या है, एग्जाम्पल दो। वीडीसाइड्स केमिकल है जो कि वीड्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रट लो टू फोल्डी। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग मैच्योर क्रॉप्स को कट करना। थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग चाप से ग्रेन्स को हटाना है, अलग करना। और स्टोरेज करने से पहले ग्रेन्स को क्यों ड्राई किया जाता है, देखो मॉइस्चर मतलब रिड्यूस करने के लिए, या फिर इंसेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, और फंगल अटैक है ना करने के लिए, ये सब। तो अब बताओ, लार्ज स्केल ग्रेन स्टोरेज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साइलस या फिर ग्रेनरीज का, सॉरी ग्रेनरीज का। अनडिजायरेबल प्लांट्स जो कि क्रॉप फील्ड में ग्रो करते हैं उसे कहते हैं वीड्स। वीड्स को रिमूव करना कहलाता है फीडिंग। केमिकल यूज जो होता है ना वीड्स को मारने के लिए, वो कहलाता है वीडीसाइड। मैच्योर क्रॉप को काट करना वो कहलाता है हार्वेस्टिंग। कंबाइन मशीन इस्तेमाल किया जाता है हार्वेस्टिंग या फिर थ्रेशिंग के लिए। नीम लीव्स इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स ग्रेन्स को बचाने के लिए। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे अब क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, वन शॉट। देखो क्या होता है, होता यूं है कि क्रॉप है ना, मतलब क्रॉप का मतलब आखिर है क्या, एक ही तरह के पौधों को एक ही तरह के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना। एक ही तरह पौध एक ही तरह के पौधों को एक ही जगह पे बड़े पैमाने पर उगाना कहलाता है क्रॉप। स्टेप्स क्या है, सोइल को हम क्या करेंगे, हाँ प्रिपेयर करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, फिर मैन्यूअल डालेंगे, है ना, मतलब एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर इरिगेशन करेंगे, फिर वीडिंग, फिर हार्वेस्ट, फिर स्टोरेज। फिर यहाँ पे वीड्स है ना, वीड्स जो है ये क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करते हैं। वीडीज है जैसे कि टू फोल्डी, है ना, वीड्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हार्वेस्टिंग जो है ये मैच्योर क्रॉप्स को क्या करते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग मतलब मैच्योर क्रॉप्स को कट करना। फिर थ्रेशिंग जो है ये चाप से ग्रेन्स को रिमूव करते हैं, है ना, ये इसमें इस वाले प्रोसेस में। फिर जो स्टोरेज है ना, इसको चाहिए ड्राइंग और प्रोटेक्शन। फिर साइलस और ग्रेनरीज का इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्टोरेज में। और फिर नीम लीव्स को नेचुरली प्रोटेक्ट करने, मतलब नीम लीव्स जो है ना, इसको नेचुरली इस्तेमाल किया जाता है ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ये ग्रेन्स को नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है फूड फ्रॉम एनिमल्स, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट एंडिंग। इसको पढ़ लो भाई, थोड़ा सा है बस, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, है ना, तो जस्ट लाइक प्लांट्स गिव अस फूड, एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड मेनी फूड आइटम्स। जैसे कि हमें प्लांट हमें फूड देता है, वैसे ही एनिमल्स भी हमें बहुत सारे फूड आइटम्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि काउ बफेलो से क्या मिलता है हमें, मिल्क, कर्ड, बटर, घी। हेन से एग्स, गॉट शिप से मीट, है ना, फिर फिश से फिश मीट या फिर कोड लिवर ऑयल, हनी बी से हनी। तो अब क्या करनी है आपको, अब आपको क्या करनी है, अब आपको ये करनी है कि कि आपको अब होमवर्क हम आपको देते हैं बनाने के लिए, जो कि आपको कमेंट करनी है। होमवर्क है जो कि आपको कमेंट में करना है, जो कि आपको कमेंट में करना है। चलो बताओ, पैडी और मेज किसका एग्जाम्पल है, पैडी और मेज किसका एग्जाम्पल है, ये वाला। और फिर और फिर और फिर माइक्रोब्स को, सॉरी, माइक्रोब्स को
या फिर अर्थवर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहते हैं? ये भी हमें इसका रीजन कमेंट में बताना है आपको। तो इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं ना। ये वन शॉट है जो कि आपको समझ में आई होगी। तो देखो 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 देखो, हम गलतियां कर सकते हैं, है ना। मैं गलतियां कर सकता हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी, है ना। हम सीख रहे हैं ना बेसिकली। तो आप भी गलतियां कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन गलतियों से सीखे। समझ गए ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय।